हेलो गाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी बुक लिखी जाती है तो बुक के आगे जो कंटेंट होता है उसमें उसका डिटेल दिया हुआ रहता है कि किस चैप्टर में कौन सा सब्जेक्ट दिया हुआ है। वैसे ही हमारे संविधान में भी लिखने से पहले, संविधान के लिखने से पहले जैसे प्रस्तावना लिखा गया था, प्रस्तावना के बाद अनुसूची लिखी गई है कि अनुसूची के कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक रखा हुआ है। क्योंकि आज बहुत ठंडी थी तो इसलिए मैं कैप लगा ली हूँ, क्योंकि कल मुझे ठंड लग गई थी। आप भी लोग अच्छे से कैप वैप लगा के और रजाई वजाई में आराम से रहिए, ठंडी से बचिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियां क्या है, जो भी हम अभी बताएं, जैसे कि कोई बुक लिखते हैं तो बुक के आगे हम कंटेंट देते हैं, उसमें सारे चैप्टर्स का नेम रहता है कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक हमने दिया है। एज इट इज संविधान में भी संविधान के पहले अनुसूचियां दी हुई हैं कि कौन से टॉपिक में क्या चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से और एक कीवर्ड्स के माध्यम से, जिससे आपको इसके अंदर का मैं पूरा एक्सप्लेन करके समझा दूंगी, आपके समझ में आ जाएगा और ये कीवर्ड्स आप लर्न कर लेंगे तो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस ये होते हैं कि अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है, या अनुसूची 5 में किस चीज के बारे में दिया हुआ है, या ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो समवर्ती सूची है वो जो समवर्ती सूची है वो किस अनुसूच के भाग में है, मतलब कौन से अनुसूच के नंबर में है, तो आपको वो बताना होता है। ठीक है, तो जब संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, उसके बाद 8 अनुसूचियां थी उस टाइम। उसके बाद चूंकि हमारा जो संविधान है उसमें अमेंडमेंट के लिए परमिशन मिली हुई है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए परमिशन मिली हुई है कि आप अगर समय के अनुसार जैसे बदलाव होगा आगे फ्यूचर में, तो आप संविधान में सुधार कर सकते हैं। तो हमारी संसद क्या करती है कि संविधान में बहुत सारे टॉपिक्स पे सुधार करती रहती है। जिस भी टॉपिक पे अगर उन्हें लगता है, संसद को लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए, तो उसमें सुधार करती रहती है। तो इसमें 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियों के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये चारों अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में, ठीक है, पहली अनुसूची में है जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, उसमें पहली अनुसूची में है संघ और राज्य। संघ और राज्य के विषय में बताया गया है कि कौन कौन से संघ, भारतीय संघ में कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से राज्य राज्य कितने हैं, यूटी कितनी है और यहाँ इसका विस्तार कितना है, ये सारी चीजें कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, ये सारी चीजें हमारे संघ अनुसूची 1 में दी हुई है, संघ और राज्य क्षेत्र में। ठीक है, अगर किसी राज्य को, जैसे किसी राज्य को तोड़ा जाता है या किसी उससे अलग राज्य बनाया जाता है, या किसी अदर देश जैसे सिक्किम को मिलाया गया था, तो अदर किसी राज्य को अपने राज्य में मिलाया जाता है, तो वो किसके अंतर्गत रखा जाएगा? अनुसूची 1 के अंतर्गत उसको हम रखेंगे, संघ और राज्य क्षेत्र के चैप्टर नंबर 1 में रखेंगे। कि अगर मान लो पहले कितने राज्य थे, पहले जब तेलंगाना बना तो 29 राज्य हो गया, लेकिन फिर 29 राज्य से फिर 28 राज्य हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया, तो वो दोनों क्या हो गए? यूटी हो गए, और फिर एक राज्य कम होने की वजह से 28 राज्य हो गए।
तो ये राज्य में जो भी तोड़ मरोड़ किया जाएगा वो सारी चीजें अनुसूची 1 में लिख दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी नियम कानून अगर वो होगा वो पूरा नियम कानून ये 2800 राज्य और जो 8 यूटी हैं उनके लिए सबके लिए होगा, ठीक है। जो भी नियम बनेंगे वो संघ और राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। जैसे 2000 में 3 राज्यों का गठन फिर से किया गया था। ये उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन तीनों को अलग किया गया था, तो उनको संघ और राज्य सूची में ही रखा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, संघ और राज्य सूची। फिर है वेतन। जब वेतन, इसके बाद संघ और राज्य, अब इसको हम आपको ट्रिक के माध्यम से लास्ट में बता देंगे कि कैसे आप इसको याद करेंगे। फिर ये संघ राज्य सूची में जितने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जितने हमारे प्रशासक, हमारी सरकार में जितने लोग हैं, उनके वेतन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो शपथ लेंगे, शपथ के बारे में लिखा हुआ है, शपथ कैसे लेंगे, ठीक है। फिर राज्यसभा के बारे में लिखा हुआ है कि राज्यसभा में कौन कौन सा राज्य से कितने कितने कैंडिडेट्स राज्यसभा में आएंगे, ये सब के बारे में राज्यसभा में लिखा हुआ है, ठीक है। अनुसूचित चौथा में, 5वें में है SC ST का प्रशासन। SC ST जो क्षेत्र है वहाँ का प्रशासन, जो शेड्यूल ट्राइब्स का है, अनुसूचित जनजातियों का जो क्षेत्र है, शेड्यूल ट्राइब्स, जैसे जंगली जो जंगल में रहते हैं आदिवासी, उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी बातें हैं, वो SC ST के प्रशासन के बारे में लिखी हुई हैं। अनुसूची नंबर 6 है। 6 में लिखा हुआ है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि ये पहली बात पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं। इनके लिए कुछ स्पेशल नियम होते हैं। ये जो स्पेशल नियम है, ये अपना कुछ नियम खुद बना सकते हैं, और उसमें कोई जो अदर स्टेट है या जो भी केंद्र है, वो इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। इनको कुछ स्पेशल राज्य का दर्जा जिसको मिल जाता है, जो स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाता है, वो कुछ नियम कानून अपने बनाते हैं, ठीक है। फिर सूची 7वीं सूची में है, सूची 7 में देखिए 100 से 700 से सूची, ठीक है। ये सूची क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इन तीनों में दिया हुआ है कौन कौन से विषय किस क्षेत्र में होंगे, ठीक है। तो संघ सूची में जो विषय संघ सूची में होगा वो उस पे कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा, ठीक है। ये कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। जो राज्य सूची के विषय में, जो राज्य सूची में विषय दिया रहेगा वो राज्य सूची कानून बनाएगा। उसके बाद जो समवर्ती सूची में विषय दिया रहेगा वो समवर्ती सूची, वो दोनों मिलकर के बनाएंगे। जैसे समवर्ती सूची में दोनों उस विषय पर कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा कानून बनता है जिससे दोनों में क्या होता है? टकराव होता है। अगर संघ और राज्य दोनों कोई कानून बनाते हैं और दोनों में टकराव होता है, तो संघ सूची का जो कानून है वही मान्य होगा, राज्य सूची का कानून मान्य नहीं होगा। यहाँ पे संघ को ज्यादा पावर दिया गया है, ठीक है। जिससे ये संघ को इसलिए पावर दिया गया कि जिससे जो राज्य हैं वो आपस में जुड़े रहें। अगर इनको अलग से कानून बनाने के लिए दे दिया जाएगा तो ये फिर अपना अलग अलग कानून बनाने लगेंगे, फिर संघ का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, फिर भारत एक राष्ट्र न रह के अलग अलग राज्यों में बदल जाएगा, ठीक है। इसीलिए उस समय जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि जिससे कि संघ और राज्य टूटे नहीं, एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे के पूरक बने रहें, ठीक है। तो संघ और राज्य सूची के अलग अलग विषय हैं। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग बताएंगे संघ, राज्य और समवर्ती तीनों सूचियों में कितने कितने विषय दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं,
8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में जो सबसे पहली भाषा थी, जब कानून बना था, जब संविधान बना था, तो उस समय जब संविधान बना था, उस समय संविधान बनने के समय पे 14 भाषाएं थी, ठीक है? और इन्हें बढ़ा करके 22 भाषाएं की गई है। कल एक छोटी सी क्लास लेंगे हम, उसमें आपको 22 भाषाएं याद करा देंगे, ठीक है? या आज शाम को ही एक क्लास लेंगे जिसमें 22 भाषाएं आपको मैं ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगी, ठीक है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है? अब आप एक क्वेश्चन बताएंगे इसमें कि भोजपुरी को 22 भाषाओं में 22 भाषाओं में भोजपुरी है या नहीं है, ये बताएंगे आप लोग, ठीक है? फिर 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार। भूमि सुधार का कानून बनाया गया था, क्योंकि भूमि सुधार के लिए क्यों भूमि सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो जो जमीनें थी, वो क्या थी? जमींदारों के पास थी। किसके पास थी? जमींदारों के पास। हमारी जमीनें, जो हमारे देश में जमीनें थी, वो सब जमींदारों के पास थी, या जो छोटे-मोटे, छोटे-छोटे राजा थे, उन लोगों के पास थी। और जो यहाँ की जनता थी, वो मजदूर थी, या तो वहाँ जमींदारों के यहाँ मजदूरी करती थी, या छोटे-छोटे किसान थे। किसी का छोटा-सा खेत यहाँ पे था, तो कुछ यहाँ पे था, तो कुछ यहाँ पे था, तो इनको खेती करने में, जब देश आजाद हुआ, तो खेती करने में बहुत परेशानी होती थी। अगर देखिए, अगर देश की उन्नति करना है, तो हमारे पास जो खेतों का साइज होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। अभी भी किसी का 1 बीघा यहाँ पे रहता है, किसी का 1 बीघा यहाँ पे रहता है, किसी का 1 बीघा यहाँ पे रहता है। इससे जो लोग होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए ट्रैक्टर एक बार यहाँ लेके जाएँगे, फिर यहाँ लेके जाएँगे, फिर यहाँ लेके जाएँगे। इसलिए ज़मीनों की चकबंदी की गई, मतलब ज़मीन जो थी, उनको एक पास किया गया। जैसे मान लीजिए यहाँ ये ये किसी एक किसान की ज़मीन है और ये किसी एक किसान की ज़मीन है। तो इन दोनों से बात करके और यहाँ पे भी इस इंसान की ज़मीन है, तो यहाँ इस इंसान को दे दिया गया और यहाँ इसका एक खेत हो गया। इससे क्या हुआ? इससे लोगों के खेत पास-पास हो गए, मतलब एक ही खेत, एक जोत हो गया एक जगह पे। इससे उन्हें खेती करने में भी ईज़ी हुआ। अब थोड़े-थोड़े खेत रहते थे, तो खेती करने में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी किसानों को। तो इसलिए भूमि सुधार का कानून लाया गया, जिससे और जो जिसके पास जो ज़मीनें थीं, वो ज़मीनें क्या थीं? वो अपनी ज़मीनों को छोड़ना नहीं चाहता था। किसी के पास बहुत ज़्यादा थी, किसी के पास बहुत कम। तो लगभग समानता करने के लिए सरकार ने ये कानून लाया, जिससे कि सभी के पास कुछ-कुछ ज़मीन रहे। कोई एकदम बिना, मतलब जिसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, और कोई बहुत ज़्यादा। तो इसलिए चकबंदी की व्यवस्था की गई, जिसमें भूमि सुधार के द्वारा किसानों की ज़मीनों का जोत बढ़ाया गया। जिसकी ज़मीन कहीं और थी, उसको एक जगह पे ऐसे दिया गया। इससे भूमि का सुधार हुआ और किसानों की स्थिति सुधरी। और जो जमींदार थे, जमींदारी प्रथा तो खत्म कर दिया गया, क्योंकि जो जमींदार थे, वो किसी एक जमींदार के अंडर में बहुत सारी ज़मीनें रहती थी, और जो अंग्रेज थे, वो इस जमींदार के ऊपर ज़िम्मेदारी दे देते थे। आपका काम है कि इस पूरे गाँव से हमको लगान वसूल करके देना। तो ये क्या करते थे, और ये अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए किसानों पे जुल्म करते थे लगान के लिए, कि हमको इतना लगान चाहिए, चाहे अकाल पड़े या सूखा पड़े या कुछ भी हो, इनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। इनको बस ये था कि हमारी लगान इतनी है, आपको देना ही देना है, ठीक है? इन सब से किसानों को छुटकारा मिला भूमि सुधार के द्वारा, ठीक है? आप समझ गए? इसके बाद हम पढ़ेंगे 10वां दल बदल निरोध। इसको लाया गया क्यों? इसको इसलिए लाया गया, क्योंकि जब कोई भी पार्टी का नेता क्या करता था, चुनाव चुनाव में खड़ा होता था। जैसे कोई पार्टी का नेता है और चुनाव में खड़ा हुआ, वो पंजे का चुनाव चिन्ह लेकर के खड़ा हुआ। देखिए पंजा कैसा बन गया, लिख देते हैं। आर्ट नहीं बनाने आता है यार, सीखना पड़ेगा हमको तो।
पार्टी मान लो चुनाव चिन्ह पंजा लेकर के उठा वो, ठीक है, कोई पार्टी पंजा मतलब पंजे से ये जीत गया, ठीक है, ये जीत गया। उसके बाद अब अगर कोई और पार्टी का चुनाव, कोई और पार्टी जो जीत गई है, कोई और पार्टी जीत गई और ये पार्टी, इसकी पार्टी हार गई और ये नेता जीत गया, ठीक है, नेता जीत गया और पार्टी हार गई, तो जो जीती हुई पार्टी थी उसमें ये जा करके शामिल हो जाते थे कि मुझे ये पद दे दीजिए, मुझे कैबिनेट में शामिल कर लीजिए, मैं अपना क्या बोलते हैं, समर्थन आपको देता हूँ। इस तरह से बहुत दिक्कत हो जाती थी, पूरा सिस्टम भी खराब हो जाता था। जब चुनाव जीतने के बाद पूरा तबाही मच जाती थी, कोई इस पार्टी में जा रहा है, कोई इस पार्टी में जा रहा है, कोई इस पार्टी में जा रहा है, इस तरह से बहुत समस्याएं होने लगी। तो इसलिए संविधान में एक संशोधन लाया गया, 52वां संविधान संशोधन। इसमें दल बदल निरोध किया गया, मतलब दल बदल के लिए मना किया गया। कोई भी नेता या कोई भी जो भी चुनाव लड़ेगा वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ेगा, पार्टी मतलब के जीतने के पहले, चुनाव के पहले आप चाहे इस पार्टी से उस पार्टी में जाइए, चाहे उस पार्टी से इस पार्टी में आइए, किसी भी पार्टी से आप किसी भी पार्टी में जाइए, चुनाव के पहले एक बार आप जिस भी चुनाव चिन्ह को लेकर के, ठीक है, जिस भी चुनाव चिन्ह को लेकर के आपने चुनाव लड़ लिया है, उसी पार्टी में आपको रहना है। पूरे जब तक 5 साल तक आपको चुनाव उसी पार्टी के साथ रहना है, जिस पार्टी से आप चुनाव लड़े हैं। एक बार आप अगर इस पार्टी में से चुनाव लड़ लिए, ठीक है, चुनाव लड़ने के पहले, मतलब आप चुनाव चिन्ह लेने के पहले, अपना पर्चा दाखिला करने से पहले आप जिस पार्टी को बदलना चाहें बदल सकते हैं, इसके लिए कोई कानून नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार जब आप पर्चा दाखिला कर लिए और किसी भी पार्टी में शामिल होकर के उस पार्टी के चुनाव चिन्ह से आप प्रचार कर दिए, तो उसी पार्टी में रहना है, किसी अन्य पार्टी में आप नहीं जा सकते। ये नहीं कि एक बार इस पार्टी से कमल का निशान लेकर के खड़े हो गए और जब पंजा जीत गया तो पंजे में शामिल हो गए, कमल जीत गया तो कमल में शामिल हो गए, ऐसे नहीं करना है। जब एक बार जिस पार्टी से चुनाव लड़ लिए और एक बार जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के आपने प्रचार किया और जनता ने उस पार्टी के चुनाव चिन्ह की वजह से आपको वोट दिया, उस चुनाव चिन्ह की वजह से दिया है आपको वोट, तो इसलिए आप बार-बार पार्टी को बदल नहीं सकते, ठीक है। तो ये दल बदल का कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि इसलिए अब जैसे जिस पार्टी में आपको पहले शामिल होना है हो लीजिए, उसके बाद आप चुनाव लड़िए। अगर आप भी लोग चुनाव लड़िए तो जिस पार्टी में आपको शामिल होना है पहले ही शामिल हो जाइए, फिर उस पार्टी का चुनाव चिन्ह लेके चुनाव लड़िए और जीतिए और हमसे मिलने आइए, ठीक है। पंचायती राज उसके बाद हुआ। पंचायती राज जैसे पहले क्या था कि जो चुनाव होते थे वो राज्य स्तर पे होते थे, केंद्र स्तर पे होते थे। तो गाँव का जो गाँव था उनके विकास के लिए बहुत सोचना पड़ता था। तो इसलिए सरकार ने शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए, मतलब पूरी शक्ति एक केंद्र में, फिर पूरी शक्ति राज्य में रहती थी। तो किसी गाँव का आदमी को अपनी कोई समस्याएँ कहनी है, तो उसे यहाँ तक जाना पड़ता था। इसलिए पंचायती राज लाया गया। पंचायती राज गाँव में एक इसको त्रिस्तरीय और 2 स्तरीय और त्रिस्तरीय रूप से इसको चलाया गया। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई। इसमें देखो गाँव में ग्राम प्रधान होते थे। प्रधान या मुखिया, सरपंच जो भी आप कहें, तो ग्राम प्रधान होते हैं। तो जो भी व्यक्ति, देखिए अब इस गाँव का व्यक्ति है, वो ग्राम प्रधान भी कहाँ का होता है? गाँव का होता है। इसकी कोई समस्या हुई तो जाके किससे कहेगा? ग्राम प्रधान से कह देगा। तो ग्राम प्रधान इसकी समस्याएं सुनेगा और उसका निवारण करेगा, ठीक है। अब ग्राम प्रधान के अलावा फिर क्या होता था? आप ग्राम प्रधान हो गया, ठीक है। तो गांव की सारी समस्याएं कौन हल करेगा? ग्राम प्रधान हल करेगा, ठीक है।
उसके बाद हो गई नगर पालिका। नगर पालिका में नगर पंचायती राज में जैसे गांव की जो व्यवस्था है, ग्रामीण व्यवस्था, उसको ग्राम प्रधान और वहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग उसका निवारण करेंगे। उसके बाद है नगर पालिका। नगर पालिका में नगर के जो मेयर हैं उनका चुनाव होता है। मेयर हो गए, पार्षद हो गए, ये सब नगर पालिका के अंतर्गत चुनाव में आते हैं। तो नगर के विकास के लिए ये नगर पालिका जिम्मेदार होगी। पंचायत, गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत जिम्मेदार होगी। ठीक है, तो ये जो कोई भी गांव का व्यक्ति हुआ, वो अपनी शिकायत कहाँ करेगा? पंचायत में करेगा। नगर नागरिक जो होगा, नगर का जो नागरिक होगा, वो नगर पालिका में अपनी जाके शिकायत करेगा। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को लागू किया गया। फिर 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका लागू की गई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? तो अब आपने क्या समझा? अब देखिए, मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाती हूँ कि कैसे कैसे आप लोग इसको याद रखेंगे। एक कीवर्ड्स पकड़ लीजिए, उस कीवर्ड्स के थ्रू अपने पूरे उसको याद रखिए। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर आएगा तो अपना संघ और राज्य बनाएगा। ठीक है, उसके बाद संघ और राज्य बना लेगा। कोई मान लो तुमने अपना राज्य बना दिया, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को तुमने अपॉइंट किया, तो उनको क्या देना पड़ेगा? वेतन देना पड़ेगा। तो जाके वो पूछेगा, व्यक्ति जो संघ और राज्य का व्यक्ति होगा, वो पूछेगा कि अच्छा, मेरे को वेतन कितना देंगे? तो बोले ठीक है, वेतन का तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुमको शपथ लेनी पड़ेगी। शपथ लेनी पड़ेगी क्या? कि राज्य की जो सभा होगी उसको तुम सुसंगठित रखोगे, मतलब अच्छे से रखोगे राज्य की सभा को। ठीक है, ये जो राज्य संघ और राज्य बना हुआ है उसमें तुमको वेतन मिल रहा है, तो शपथ लो कि तुम राज्य की व्यवस्था को सही रखोगे। ठीक है, संघ, वेतन, शपथ, राज्य। ठीक है, आप दो दो करके याद करेंगे तो भी याद हो जाएगा। संघ और राज्य, वेतन। ठीक, संघ, राज्य, वेतन, शपथ। संघ, वेतन, शपथ, राज्य। ठीक है, संघ, वेतन, शपथ, राज्य। SC ST का प्रशासन, एएमटीएम में शेड्यूल ट्राइब का प्रशासन। ठीक है, इसमें जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। MM को मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको MJ कर सकते हैं, MJ करेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, इसको आप ATM स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, ATM स्क्वायर से भी याद कर सकते हैं। 100 से 700 से सूची, 100 से 700 से सूची। कौन सी सूची? संघ, राज्य और समवर्ती सूची। आपको याद है ना, मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची में कितने कितने विषय हैं, आप बताएंगे। ठीक है, 8वां में 22 भाषाएं हैं। 8 में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 9 में भूमि सुधार, 10 से 10 से दल बदल, 11 में पंचायत, 12 में नगर। ठीक है, तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, दो दो करके आप याद करेंगे तो भी याद हो जाएंगे। संघ, वेतन, शपथ, राज्यसभा, या तीन तीन करके भी याद कर सकते हैं। संघ और राज्य, उसका वेतन और शपथ। ठीक है, राज्यसभा, SC ST, ATM स्क्वायर, सूची 22 सूची, भाषा, भूमि। ठीक है, दल बदल, पंचायती, नगर। ठीक है, दल बदलने के लिए पंचायत मत करो, नगर में चलो। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेंगे और मुझे ये क्वेश्चन का आंसर देंगे और बताएंगे जो भी आपको इसमें से नहीं समझ में आया है, और अगला चैप्टर क्या पढ़ना है वो आप हमें बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, वेल डन, बाय बाय।